तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज वी नो कि बायोलॉजी की कोई भी किसी भी चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम ही बहुत सारी डिटेल्स बताता है। लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वी ऑल नो दैट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है, इस दुनिया में प्रेजेंट है, उनको कुछ ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर रखा है। दैट मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो वो ग्रुप्स क्या थे? कितने साइंटिस्ट ने, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स में, कुछ किंगडम्स में डिवाइड किया था। तो हम उन अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसी ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और क्या उनके बेसिस थे क्लासीफाई करने के। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो उन्होंने किस आधार पर 2 किंगडम बनाए, 2 ग्रुप्स बनाए थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने क्या बेसिस रखे थे 3 किंगडम में डिवाइड करने के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड्स ने दिया था, उन्होंने क्या बेसिस रखे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी तक सबसे वैलिड माना जाता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो इन आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इन्होंने क्या बेसिस रखे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर के अंदर हमें एक एक ग्रुप, लाइक मोनेरा सबसे पहला किंगडम, उसको डिटेल में पढ़ना है। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, फंजाई में कौन से आते हैं, प्लांटी में कौन से आएंगे, एनिमिलिया में कौन से आएंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में जितने भी प्रेजेंट है, उन सभी को कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। इसका पर्पस क्या है? एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और इन ग्रुप्स में डिवाइड करने का क्या पर्पस रहा होगा। एक तो हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आसान कर सकते हैं। अभी तक जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो 17 to 18 लाख स्पीसीज अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो इतनी सारी स्पीसीज की बात हो रही है, स्पीसीज के अंदर, और एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इतनी स्पीसीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं, इनके बारे में एक एक के बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो इनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इस ग्रुप के ये फीचर्स होते हैं, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके सिमिलर फीचर्स होंगे, उनको हम एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, given by Carolus Linnaeus. इन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। वो 2 ग्रुप्स क्या थे? प्लांटी और एनिमिलिया। तो 2 ग्रुप्स के अंदर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, इनका बेसिस क्या रहा होगा, किस बेस पर इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म थे, ऑटोट्रोपिक्स मीन्स जो अपना फूड खुद बना सकते थे, और जो नॉन मोटाइल थे। नॉन मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। बेसिकली मूवमेंट का मतलब तो आप अपनी जगह चेंज नहीं करते हो, एक जगह पर स्टेबल रहकर भी मूव कर सकते हो। लोकोमोशन का मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, लोकोमोशन होता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं मूवमेंट के बेस पर, और जो ऑटोट्रोपिक है, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया प्लांटे में। और जो हेट्रोट्रोपिक है, और जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया।
तो दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, सॉरी प्लांटी और एनिमलिया। जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं वो प्लांटी ग्रुप में आ गए, जो नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो एनिमलिया ग्रुप के अंदर आ गया। तो अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स क्या थे? इसमें बहुत सारी कमियां थी। वो कमियां क्या थी? डीमेरिट्स क्या थे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से अपनी सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, जिनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं किया। बड़ा बेस है क्लासिफिकेशन का, ये ऑर्गेनिज्म तो सेपरेट होने चाहिए। दूसरा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप्स में नहीं रखा, एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी डिमेरिट्स थी। एक साथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख दिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप में, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की नीड यहाँ महसूस हो रही है कि ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेपरेट करना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को सेपरेट करना है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सेकेंड स्लाइड, यस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब आर.एच. व्हिटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो हम सबसे पहले मोनेरा ग्रुप को पढ़ते हैं, किंगडम को पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटे एंड लास्ट में एनिमलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें लगता है कि अब यहाँ पर मोनेरा ग्रुप ऐड हुआ होगा, मोनेरा किंगडम ऐड हुआ होगा, ये मिसकंसेप्शन है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर तीन ग्रुप्स में सारे एनिमल्स डिवाइड हुए, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन given by Copeland। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा ग्रुप को ऐड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया। अभी भी कुछ कमियां थी क्लासिफिकेशन के अंदर, तो आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो पांच ग्रुप आएंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला मोनेरा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन
गिवन बाय R.H. विटेकर। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट किंगडम आता है मोनेरा। मोनेरा ग्रुप के अंदर दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उसको प्लेस किया गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। तो पहली डिमेरिट्स जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया था, वो रिजोल्व हो जाती है। मोनेरा ग्रुप के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे और अंडरस्टूड है अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो यूनिसेलुलर ही होंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं है। दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे। अब बात ये आती है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया, तो दो अलग ग्रुप क्यों बनाए हमने? क्योंकि मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक ही सेल से बनते हैं लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आएंगे। थर्ड फंजाई किंगडम, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा होगा? हेटेरोट्रोपिक। मतलब फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। फोर्थ किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और जो ऑटोट्रोपिक होंगे। एट लास्ट फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनमें तो फिर भी मोस्टली आप लिख सकते हो मल्टीसेलुलर, एक्सेप्शन मिल सकते हैं। एनिमेलिया ग्रुप के अंदर सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन और ये हेटेरोट्रोपिक होंगे। हम कौन से ग्रुप में आते हैं? ह्यूमंस कौन से ग्रुप में आएंगे? प्रोकैरियोटिक है नहीं, मोनेरा में आ नहीं सकते, यूनिसेलुलर नहीं है, प्रोटिस्टा में भी नहीं आ सकते। एनिमेलिया ग्रुप के अंदर आएंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेलुलर है और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, तो हम एनिमल्स के अंदर आते हैं। अब इनके अंदर भी बहुत सारे सब ग्रुप्स बनाए गए, जैसे प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनको उनके कैरेक्टर्स के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट्स को एक साथ नहीं रखा गया। प्लांट किंगडम के अंदर भी फर्दर आगे ग्रुप्स होंगे। सबसे पहला एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनको भी कैरेक्टर्स के बेस पर अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। एनिमल्स के अंदर भी हम बहुत सारे फाइलम पढ़ेंगे। एनिमलिया ग्रुप के अंदर हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फाइलम में डिवाइड किया गया है। जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, ये सारे एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि किस ग्रुप के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड होंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट है उनको क्लासीफाई किया जाए अलग अलग ग्रुप्स के अंदर फॉर इजी स्टडी, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए। और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म भी डिस्कवर होता है तो उसको किस ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाएगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ सारी चीज़ें। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने प्लांटिंग और एनिमलिया दो ग्रुप के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। उनकी बहुत सारी डिमेरिट्स थी। सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्लेस्ड कर दी।
फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया था उसमें हम 5 ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कौन से होंगे? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी चारों ग्रुप्स के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो वो आएगा मोनेरा ग्रुप के अंदर। बाकी चारों के अंदर क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक हम कह रहे हैं तो यूनिसेलुलर होंगे, वो अंडरस्टूड है। सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही होते हैं। यूकैरियोटिक में भी अब बाकी की चारों ग्रुप में यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं अमीबा, पैरामीशियम क्या है? एक सेल के बने हुए हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, तो इनको प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर रख दिया। फंजाई तीसरा ग्रुप, इसके ऑर्गेनिज्म मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली लिखा है, इसका मतलब इसमें एक्सेप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। और वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे। प्लांटी ग्रुप के अंदर यूकैरियोटिक आ गए, सोचना ही नहीं है यूकैरियोटिक। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक है। फिर मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक के जो यूनिसेलुलर बच गए वो इसमें आएंगे। तो बाकी तीनों ग्रुप में मल्टी सेलुलर आ गए, कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, फंगस वो यूनिसेलुलर है, फंगस में आएगा, ठीक है। प्लांटी ग्रुप के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रोपिक, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। एनिमलिया ग्रुप के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। हेट्रोट्रोपिक भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे पैरासिटिक भी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक भी, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रोपिक है जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक किंगडम को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमें, कि कौन से ग्रुप के अंदर, कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनके क्या फीचर्स होंगे और डिटेल में। तो हर एक किंगडम को इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। थैंक यू दीदी।